I think screen is now visible to all of you. Any among you can inform me. Is it visible to all of you? जी विजिबल है. Okay. There is one new member is आज एक नए लोग जुड़े हुए हैं. I think he is a doctor in railway. डॉक्टर साहब आप आवाज सुन पा रहे हैं ना? हाँ हेलो आप आवाज आ रही है बताएं मैं ओके. सुन रहा हूँ तो बेसिकली हम लोग लेट मी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं लगभग आधे घंटे से 45 मिनट. एक 2-3 मेन से क्वेश्चन और करंट का ठीक है टॉपिक. आज फर्स्ट सेशन डिले हो गया बिकॉज ऑफ सम लैप्सेस फ्रॉम माय साइड. कोई ये नहीं डेली आधे घंटे का होता है और इसमें हम डिस्कस करते हैं. अभी 3 दिन तक मेंस का चलेगा, उसके बाद में प्योर पीयूटी ओरिएंटेड हो जाएगा और उसमें लगभग स्टेट के प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चन 3 स्टेज का होता है, मतलब 3 ग्रुप में बटा होता है. एक ये है कि पहला मेंस से संबंधित क्वेश्चन, दूसरा पीटी से संबंधित और तीसरा इंटर पर्सनालिटी डेवलपमेंट और डिस्कशन टाइप का, जिसको हमने कहा है ओडी. ओडी मीन्स कि इट्स जस्ट एन ओपन डिस्कशन, नथिंग एल्स. डिस्कशन का जो एजेंडा है, जो रूल्स रेगुलेशंस है, वो वहाँ पे बता दिए गए हैं. आप किसी भी टॉपिक पे बोल सकते हैं. तो बेसिकली प्रेजेंटेशन होगा, पहले 5 से 7 मिनट के बीच में जो बताना चाहते हैं राइटअप में वो बता देंगे. उसके बाद में जो आपको डाउट है उससे संबंधित पूछ सकते हैं. कोई भी पॉइंट ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हैं. तो ये वॉलंटरी बेसिस पे होता है. मेजोरिटी पीपल आर हियर either they have given a mains or interview and some are young freshers aspirant are also. तो इस तरीके से होता है. ओके ओके बेसिकली 8 people join daily on regular basis. So that's all about. ये क्वेश्चन जो था ये पेपर 2 का पार्ट है. जैसा कि आज थोड़ा मैंने डिले कर दिया. ये पहले जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम कहते हैं क्यूसीबी. हम पहले शेयर कर देते हैं और बाद में प्रेजेंटर बुक होती है जिसमें ये सब लिखा होता है आंसर. तो पहले पता होता है हमें दिन में पहले ही 9-10 बजे तक हमें पढ़ना क्या है. आज थोड़ा डिले हो गया तो सॉरी फॉर दैट. तो आज हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. इसमें हम पहले समझते हैं कि इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है. व्हाट इज डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट इज डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन. प्रेशर ग्रुप. डॉक्टर साहब आप बताना चाहें. ड्राइव. हेलो Yes, yes. What is demand of the question? What is keyword here? इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है? No one is. प्रेशर ग्रुप्स. बेसिकली प्रेशर ग्रुप उनके रोल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी इन द मेकिंग इंडिया. और इसके बाद में जो बिजनेस एसोसिएशन है, बेसिकली क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं. फर्स्ट ये हाफ पोर्शन है, सेकंड हाफ पोर्शन है. ये बेसिकली ये 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है. तो 125 में आपको लिखना है कि प्रेशर ग्रुप के बारे में, दूसरा जो है वो बिजनेस एसोसिएशन के बारे में. तो हैव यू एनी आइडिया अबाउट what are the pressure groups? What are the pressure groups? Pressure groups are the groups of people, they are organized actively to promote and define their common interest, and they influence the public policy. They act as a liaison between government and member. Pressure group like अभी किसान का जो हुआ मोर्चा है, समथिंग किसान मोर्चा, it is a pressure group. Any NGO is a pressure group. also na they don't fight Pardon? hello Pardon? also You want to? they don't fight election directly. Yes, yes, they don't fight directly. They don't fight election directly. Yes, they don't fight, but they make a pressure to the government. Hello. Yes, yes. And I'm telling the pressure group na they
don't fight election directly. Yes, that has been considered. उसके अलावा इसके अलावा क्या है, ये 250 आपको लगभग 125 वर्ड लिखना है, तो आप यू कांट ओनली से कि वो दे डोंट डायरेक्टली फाइट विद द गवर्नमेंट। इसके अलावा क्या Yes. स्ट्रक्चर क्या होगा? तो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज डिमांडिंग about role of pressure groups. What are the role they play in the society? How they influence public policy? So they promote opportunity for political participation without political party. This is the first thing. They are the liaison of whom? लिंक है किसके बीच में? गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में। बिकॉज ऑफ देयर strength, they directly coincide with the government, so they act as a liaison. Second is they promote expert. They have got they do have a very good cloud. उसमें एक्सपर्ट लोग होते हैं, कुछ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पब्लिक पॉलिसी पीपल, रिटायर्ड ऑफिसर्स, कई बार एडवोकेट्स होते हैं, तो दे डू हैव वेरी गुड। डॉक्टर साहब आप ऑडिबल नहीं है। There is some network issue from your side, I think. Sometimes they have some expertise, knowledge, not domain. Like they are Yes. many of. Yes. Actually, I'm in the train, so now I'm not audible. You carry on. I will listen. Okay. Tomorrow onward you can join, huh? Okay. Let's start this. They also do have a cloud. They express their views and needs of minority groups which remain unheard. Minority, weaker section, they don't have any voice. एक ही बार तो आता है MP MLA या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एक बार चुनाव के टाइम में आएगा, उसके बाद तो आएगा ही नहीं। तो उनकी आवाज सुनने के लिए प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं? दे क्रिएट अ काइंड ऑफ इंटरलिंक विद द गवर्नमेंट. They attract the attention of the government on important issues. Any important issues can be taken care by them because they are among the people. उनके बीच में होते हैं, तो उनके इशू से वो भली भांति परिचित होते हैं, तो they are very well aware of their issues or they can raise to the government. So these are some informal groups and that's why they are called as a pressure groups. So basically this is the four key areas where you can write your answer. They act as a liaison, they do have a crowd, they can represent minority, weaker section, they know the important issues because they are on the ground, they can directly consider the government. They act as a safety valve. Okay. तो these are the six role you can say कि आप इसमें लिख दोगे, 10 वर्ड के लिखोगे तो लगभग कितना हो जाएगा? 60-70 वर्ड यहाँ से आपने दे दिया, एक प्रेशर को डिफाइन कर दिया, 80 वर्ड हो गया। आपका मैंडेट क्या था? 125 वर्ड हार्डली पहुंचाना है, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो? यहाँ तक किसी को डाउट? आई थिंक यहाँ तक तो किसी डाउट होना नहीं चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज अबाउट बिजनेस ग्रुप्स, business associations. How business association is different with pressure group? What is different? What is difference between this and this? What is this? What is difference? Pressure group में और business group या एक और डिमांड बी, ये जो बिजनेस एसोसिएशंस हैं, what is different? क्या डिफरेंट है बताएं? Anyone of you can try? Anyone of you? प्रेशर ग्रुप सारी फील्ड्स पर ध्यान देगा और बिजनेस से रिलेटेड जो ग्रुप है वो सिर्फ बिजनेस और प्रॉफिट पे ध्यान देगा। Yes. They are very specific towards their business.
एनीथिंग एल्स अपार्ट देयर एजुकेशन? ये तो नाम से पता चल रहा है कि दे आर वेरी ओरिएंटेड टुवर्ड्स बिजनेस। इसके अलावा क्या कर सकते हैं वो लोग? Have you any idea about what is a business group? What business association? Tell me any name of business association. आपने सुना है कि नहीं बिजनेस एसोसिएशन होता है, कुछ ऐसा कोई वर्ड है? यस यस, हेलो, हाँ हाँ CII है, बताएं जो भी। FICCI है। यस यस, these are the business associations and they do act as a, because इंडस्ट्री में क्या होता है कि पॉलिसी मेकर्स बेसिकली IAS IPS with help of legislative body, अच्छा, हाँ जैसे they make a law. Many a time they are not expertise, because अभी आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने हो, यू आर BA पास, उसके बाद कलेक्टर बन गए, फिर आप सचिव बन जाओगे, आप तो कलेक्टर, कमिश्नर, देन सचिव, आप पॉलिसी मेकर बन गए, आपको पता नहीं होता है। तो मेनी टाइम यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट योर नॉलेज, basic knowledge of the economy, basic knowledge of the business, how businesses are run, what is their demand. You are making policy for them and you are not expertise with them. So basically they act as an engaging party with the policymakers, government, civil societies. They influence policies by way of articulating the views and suggestion of industry. अभी देखिए, अभी आने वाला होगा बजट, और बजट के पहले फिक्की और CII, C8 और अदर एसोसिएशन ऑफ कॉमन चार्टर्स से भी एक्सपर्ट्स वो अपना अपना क्लाउड स्टार्ट कर देंगे, अपना एक्सपर्टाइज देना स्टार्ट कर देंगे और अपना व्यू देना स्टार्ट करेंगे लगातार। मतलब जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा इससे एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद तक लगातार वो मीडिया में आएंगे, अपने व्यूज देंगे। एक्चुअली वो आते हैं विद मोटिव, हमारे लिए तो होता है कि दे आर गिविंग योर नॉलेज, बट बेसिकली दे आर गिविंग काइंड ऑफ a kind of pressure. Okay, तो बेसिकली मेरी क्लास चल रही है। लॉबिंग करते हैं बेसिकली वो लोग। Yes, they try to impress the government through their key demands. तो बेसिकली वो एक तो बताना भी चाहते हैं कि what is our demand, because we are associated people, तो हमारा ग्रुप में डिमांड ये है। दूसरा कुछ एक अल्टरनेटिव भी बताना चाहते हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग, our whole system is run upon by bureaucrats. Bureaucrats are very general in nature. They do have a very expertise kind of knowledge. तो उन्हें पता होता है, तो एक तरीके का वो उनका मोरल ये भी होता है, बताना भी होता है कि उनकी डिमांड क्या है। और दूसरा, दे वांट टू मेक अ इम्प्रेशन, दे मेक अ काइंड ऑफ अ सूडो डिमांड। दूसरा कि दे कंडक्ट वर्कशॉप, सेमिनार्स, बिजनेस मीट्स, कॉन्फ्रेंसेस टू डिस्कस द डिबेट वेरियस अपकमिंग एंड एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे वो विवाह से संवाद स्कीम आई और सरकार ने खूब वाहवाही, विवाह से संबंधित जो स्कीम थी पिछली बार, विवाह से संवाद ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसी सरकार ने खूब वाहवाही की। लेकिन दीज बिजनेस पीपल दे से कि जो टैक्स टेररिज्म है ये बढ़ा है इस रूल से। अभी जो ये वोडाफोन का केस चल रहा था, वोडाफोन इंडिया वाला जो केस है, कि वो मतलब एक तरीके का, although it's not related with this aspect of the question, जो वोडाफोन इंडिया है, गवर्नमेंट एक साइड में सारे पैसों से परेशान है, पैसे को सेल कर रही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या है कि वोडाफोन इंडिया ने उनका पेमेंट नहीं दिया है, तो पेमेंट ना देने की वजह से उनमें स्टेक ले रही है। बेसिकली दे आर टेकिंग देयर पार्टनरशिप। तो एक तरीके से आप बेच भी रहे हो, आप खरीद भी रहे हो। who have knowledge about these people, because they are dealing with the economy, they are dealing with the business, they do have a knowledge, they know what is the loopholes, they will bring to mainstream media by different methods like organizing workshop, seminar, business models. They provide a platform for, कई बार ब्यूरोक्रेट्स भी उनको पता नहीं होता है, तो दे डायरेक्टली अप्रोच टू, लेटर लिखते हैं, फॉर्मल लेटर होता है उनके पास, सारे CEO से MD वगैरह। जब भी बजट प्रिपेयर बनता है तो बजट के पहले
Department of Expenditure and Planning, they have a kind of meeting, virtual meeting. They invite CEOs of different companies, but there are likes of the companies, mid size की, small size की, बहुत small size की, बहुत बड़ी size की. तो आपने देखा होगा कि कभी जो के वर्ग मिलने आ रहे हैं मोदी जी से, कभी कोई दे वांट टू गिव सम काइंड ऑफ सजेशन, दे नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट. It's not a one to one of quid pro kind of thing. इन जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट का विजन है कि वी आर वांट टू मेक डिजिटल इंडिया वेरी सक्सेसफुल. फॉर दैट व्हाट वी नीड कंप्यूटर, वी नीड नेटवर्क, वी नीड artificial intelligence, anything. For that, we, as a policy maker, we intervene them, we ask them to give your suggestion. तो ये सब पूरी एक्सरसाइज चलती रहती है. आरबीआई गवर्नर और सेबी के डायरेक्टर्स वगैरह सब ये लोग डिस्कस करते हैं. कई बार जो चीजें छूट जाती हैं तो ये जो बिजनेस एसोसिएशन है, दे गिव अ काइंड ऑफ सजेशन टू देम. ओके, दे प्रोवाइड यूजफुल एंड क्रेडिबल रिसर्च ऑन द एग्जिस्टिंग एंड न्यू डेवलपमेंट एरिया, जैसे कि इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी. मेनी टाइम गवर्नमेंट कह के निकल जाती है डू है इन ब्लूप्रिंट. जैसे अभी हर साल ना 2-3 बजवर्ड होता है. पिछले 2 साल, 2-3 साल पहले तक बजवर्ड क्या था? 2-3 साल तक बजवर्ड था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट वाज वेरी वेरी वेरी, ये लगा कि सब कुछ गूगल लेंस एक लेके आया और वो लगा कि अब तो दुनिया बदल जाएगी. वी वांट टू सी वर्चुअल रियलिटी, समथिंग लाइक दैट. बाद में उतना चला नहीं मार्केट में. मैंने टाइम जो डिजिटल खासकर इस इंटरनेट की एज में अ, हर चीज को बजवर्ड बना दिया जाता है. तो इतना ज्यादा बजवर्ड हो जाता है कि लगता है कि इसके वजह से आजकल क्या चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी. ना रिक्शे वाला से लेके एक्सपर्ट, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इंजीनियर से डॉक्टर्स, हर किसी के मुंह में ब्लॉकचेन आ रहा है. अब इसका क्या फ्यूचर होगा, ये करेगा या नहीं चलेगा मार्केट में, अम, इसकी डिमांड होगी या नहीं, सिर्फ ये शो ऑफ टाइप करा जाएगा, ये डिपेंड नहीं कर ये डिपेंड करेगा टाइम. ये टाइम बताएगा कि ये सक्सेसफुल है या नहीं. बट जो इसे इंजीनियर्स हैं या समथिंग लाइक जो इससे संबंधित हैं, उनको पता है इसके बारे में. तो बेसिकली they give their suggestion, they act as a platform to discuss and debate with the people. इसके अलावा they provide a potential new development for in foreign trade, क्योंकि सबसे ज़्यादा एफडीआई वगैरह के लिए भी मनी यहाँ से आती है. तो we do have our pocket size, जो हमारा कैपिटल इनफ्लो है अभी एफडीआई का बहुत ज़्यादा है. और जो नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके लिए भी हम इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं. तो गवर्नमेंट सूडो वे में भी उनको प्रमोट करती है कि ठीक है, अगर ये बजवर्ड होगा तो हमारे शेयर में, स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे, एफडीआई का इनफ्लो होगा और हमें सस्ते दाम पे हमारे डॉलर एक्सचेंज, हमारा रुपी स्ट्रांग होगा और एक्सपोर्ट विल बी चीपर. इंपोर्ट हाँ थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, एक्सपोर्ट थोड़ा महंगा हो जाएगा बिकॉज ऑफ रुपीज गेनिंग स्ट्रेंथ. तो ये सब प्रेशर ग्रुप के काम है. इस तरीके से आप 7-8 पॉइंट यहाँ से ले सकते हैं कि they can engage, they can communicate, they can conduct workshop, they can provide useful and credible research, they act as a valuable information barrier. तो आप 5-6 पॉइंट यहाँ से लिख सकते हैं. इस तरीके से ये 250 वर्ड पूरा हो गया. इस कोई पॉइंट मैं मिस कर गया? यू वांट टू ऐड समथिंग, एनी वन ऑफ यू? कोई ऐड करना चाहता है इसमें कुछ भी विच आई हैव मिस्ड इन आवर डिस्कशन? ओके, now I'm moving to end the question. Another question is jurisdiction of CBI. First, what is the key demand of the question? Any one of you want to try? What is the key demand here? Jurisdiction of the Central Bureau of Investigation regarding lodging an FIR and conducting a probe within a particular state is being questioned by various states. However, the power of state to withhold consent to CBI is not absolute. Explain with special reference to the federal character of India. क्या क्वेश्चन पूछा है? बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, 2-3 है. वो क्वेश्चन बहुत सिंपल लेकिन बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है. Anyone want to try?
दो इससे फर्स्ट जुरिस्डिक्शन ऑफ सीबीआई और सेकंड स्टेट की क्या पावर है उससे रिलेटेड। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन अब क्या क्या इसका आंसर क्या होगा? फेडरल कैरेक्टर के बारे में पूछा होगा नहीं है कि फेडरल स्पेशल डिफरेंस टू फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया। वैसे इसका रिलेवेंस क्यों था? ये क्वेश्चन पूछे जाने के पीछे कुछ उसका मकसद क्या रहा होगा? ऐसा ऐसा न्यूज हुआ क्यों? क्यों ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट हो गया? बंगाल में कुछ हुआ था इट्स बिकॉज बंगाल और और बंगाल इशू के बाद में कुछ हुआ था कि इसकी वजह से ये सीबीआई को अभी केस कुछ पे स्टेट है उन्होंने सही नोटिस किया था, है ना, कि सीबीआई कांट है ना, उनको कंसेंट जो पहले से दे रखा था वो विड्रॉ कर लिया था, शायद महाराष्ट्र में और यस बंगाल में। यस यस बेसिकली because CBI is established हाँ, under a DPSP Act. It's basically ये दिल्ली दिल्ली पुलिस पुलिस एक्ट। एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। यस इस एक्ट में था, और इस एक्ट का जो सेक्शन 6 है वो ये कहता है कि जनरल कंसेंट इज रिक्वायर्ड। और वो कंसेंट जो था वो कई बार क्या होता है कि जब बेसिकली ये करप्शन केसेस के लिए था कि करप्शन केसेस को किस तरीके से हम बेसिकली सॉल्व हेलो कर। हेलो। यस 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 प्लीज टेल। हाँ, हाँ डॉक्टर बेसिकली बताए। ये, हाँ 1945, हाँ 1945 के इन अराउंड जो है ना एशियन गेम हुआ था दिल्ली में, 1946। तो उसमें बहुत सारे करप्शन हुए थे, उसी को प्रोव करने के लिए Yes, yes, something it was related with that. और कोई इसमें कुछ क्वेश्चन पर आते हैं? हाउ इट वाज फॉर्म इट इज नॉट आवर स्कोप टू डिस्कस। इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन का जो डिमांड है वो क्या है, और बैकग्राउंड में तो सब लगभग ये डॉक्टर ने बता भी दिया, आरती ने भी इनिशिएट किया कि बंगाल का इशू था और बंगाल में थोड़ा ज़्यादा ये डिवॉल्व था उसमें। तो बेसिकली पुलिस इज we do have a three kind of list. One is your union list, other is your state list, another is concurrent list. Police comes in which list? पुलिस किस लिस्ट में आती है? स्टेट लिस्ट। यस स्टेट। इट्स कौन सी एंट्री है? विच एंट्री? कौन सी एंट्री है ये? एंट्री याद नहीं है, बस स्टेट याद है। एमपी में तो पूछता भी है कि एंट्री कौन सी है। ओपन योर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लुक। बाद में मैं बता दूंगा। इट्स एंट्री नंबर 69 पुलिस 49 सॉरी। Police are under list second, that is exclusively a state subject, so only the state can make law regarding the same. However, the establishment of CBI under the DPSP Act as a police enclosed state jurisdiction. स्टेट वालों को मतलब वैसे सुप्रीम कोर्ट ने राजनारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये मान लिया था कि जो सीबीआई है तो फेडरल कह सकते हैं कि ये फेडरल पुलिस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना उनकी जरूरत नहीं है कि उनकी जुरिस्डिक्शन दिया जाए, लेकिन दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि कंसेंट ऑफ स्टेट इज रिक्वायर्ड बिकॉज वी आर इन अ फेडरल सेटअप। तो होता क्या है कई बार कि जो ऑफिसर्स उनके बहुत खास पहचान के होते हैं, वो जो उनके मिली भगत करते हैं उनके साथ में जो पावर में रहते हैं उनके साथ कंसेंट उनका होता है, तो उनपे वो कंसेंट देते ही नहीं है। तो कई बार वो कंसेंट विथड्रॉ कर लेते हैं। इसमें दोनों इस डीपीएसपी एक्ट में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि एक बार आपको कंसेंट दिया तो आपको कंसेंट विथड्रॉ करने की भी पावर है सर्टेन केसेस में। तो मेनी टाइम इफ पार्टी आर इन द पावर इन सेम पावर, ऐसे बीजेपी की स्टेट में भी है और सेंटर में भी है, तो ठीक है कंसेंट का कोई दिक्कत नहीं होता है। बट डिफरेंट पार्टीज आर देयर एट दैट टाइम, दे गिव अ काइंड ऑफ शैडो टू देयर फेवरेट ऑफिसर्स। और ये शैडो की वजह से क्वेश्चन न्यूज में रहा, वहाँ के डीजीपी लगातार अवॉइड करते रहे, जो उन्होंने सेंट्रल बेसिकली यूनियन
IAS और IPS IRS जो सेंट्रल सर्विसेज के लोग होते हैं, बेसिकली there are two type of services. One is the All India service and another is central services. Only three services are All India services, that is IAS, IPS and Indian Forest Services. Only three services is recognized as a All India services. All India services are, they are recruited by the union government. They are they draw their salary by the union government, but they work in the state government with different cadre. तो मैंने जब वो रिक्रूट उनसे कर दिए जाते हैं तो उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना होता है. If government want to dismiss them, only central government can do that. State government hardly can transfer them as a punitive action. Even Supreme Court has accepted कि ट्रांसफर करना जरूरी नहीं, ट्रांसफर जो होगा वो प्यूनिटी एक्शन नहीं माना जाएगा. और अगर उनको प्यूनिटी एक्शन दिखाना ही होगा तो दे कैन suspend them for temporary, or suspension is not a dismissal. जो dismissal है, it is in the ambit of the state government, in the ambit of the central government. एंड वहां पे उनकी कंसेंट होना और उनके साथ में फेयर ट्रायल होना, एक ऐसा उनके पास आर्टिकल 312 इन ऑल इंडिया सर्विसेज रूल, दे कांट बी डिसमिस मेलाफाइड वे, दैट शुड बी अ बोनाफाइड वे. उनको हटाना आसान नहीं होता है. तो डिसमिसल रेट ऑफ टॉप ब्यूरोक्रेट्स इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल. वो एक बार उनको फेयर ट्रायल देना पड़ेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट विल आर्ग्यू, दे कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट विल लिसन. तो इनके पास एक प्रोटेक्शन होती है. दैट्स व्हाई ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स आर वेरी स्ट्रांग. वो नेता उता कुछ नहीं कर सकते उनका, इसी वजह से, क्योंकि उनको एक पावर मिली हुई है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो मतलब जो हम लोगों का एक एम है इस पे बता. ये तो इट इज आप भी द टॉपिक, कुछ चीजें आप यहाँ पे लिख सकते थे, मैंने जनरल पर्पस के लिए बताया है. तो ऑल्दो सीबीआई इज रिक्वायर्ड टू हैव अ जनरल कंसेंट. अब हम बात क्वेश्चन पे आते हैं. जो क्वेश्चन का डिमांड है, क्वेश्चन का जो डिमांड है, एक है कि एफआईआर करने की पावर तो सीबीआई को है, ये मानता है, प्रूव करने की पावर भी है, लेकिन जो पावर है स्टेट की कंसेंट को विदहोल्ड करने की, वो एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि वो क्या है, नॉन एब्सोल्यूट है. ये आपको स्पेशल रेफरेंस देके बताना था. तो हमें इसमें अपना जो भी पॉइंट है उस डिमांड के अनुसार ये बताना है. मतलब हमें वही केसेस रेफर करने हैं जो ये प्रूफ करें कि ये जो स्टेट की स्टेट की जो है वो डिस्कशनरी पावर नहीं है, ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है, बल्कि ये मॉडिफाइड पावर है. और केस टू केस बेसिस पे ये जस्टिफाई होगी. किसी केस में अगर ये इसकी मेरिट है तो वहां पे वो एट दैट सर्टेन एक्सटेंट वो वहां पे अलाउड होगा. अगर वहां पे नहीं है तो वहां पे अलाउड नहीं होगा. इट्स नॉट अ एब्सोल्यूट. हमें ये बताना है. तो अब ये है कि सीबीआई अंडर सेक्शन 6 of this DPSP Act, they require to have a general consent from the state government. General consent is important here. This is given here. कंसेंट के बारे में जहाँ पे दिया हुआ है, तो जनरल कंसेंट वो ले एक बार उनसे, और जनरल कंसेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट बिफोर बिगिनिंग एन इन्वेस्टिगेशन इन द स्टेट. But these consent only lead to red tapeism, thereby delaying the justice process. Jurisdiction of CBI often comes in direct confrontation with the state police. और ऐसा ही हुआ कि इनकी सीबीआई की एक टीम गई और सीबीआई के ऊपर इन्होंने एफआईआर कर दिया. ठीक है, क्योंकि जब वो कंसेंट नहीं देते हैं तो कंसेंट न देने के केस में सीबीआई वाले भी वहां पे जाने के बाद दे आर नॉट ट्रीटेड एज ए पुलिस ऑफिसर. तो जब वो कंसेंट मिलता है तब दे विल बी ट्रीटेड एज ए पुलिस ऑफिसर, एल्स इन दैट स्टेट दे विल बी ट्रीटेड अरेस्ट भी कर लिया था उन लोगों को, उन्होंने अरेस्ट भी कर लिया था इसके बारे में. तो ये क्वेश्चन बनना स्वाभाविक था. अच्छा, ये 2 साल पहले का ड्रामा था और यूपीएससी ने पूछा इस साल है. ये यूपीएससी की थोड़ी सी मतलब टैक्टिक है, और हम लोग कोचिंग में पढ़ाते रहते हैं कि पूरे साल में जो टॉपिक है, ये ऑफ द बीट इस साल तो किसी ने कवर भी नहीं किया था. किसी भी टेस्ट मैंने लगभग मेजोरिटी में वाजीराम का भी देखा, इनसाइड का भी, फोरम का भी, किसी ने अपने मेंस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन नहीं पूछा है इससे. पिछले साल सबने भर भर के पूछा है, यूपीएससी ने सब पूछ लिया. इस साल इतना बड़ा ये ह्यूमन क्राई नहीं था. एक वीक सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो नेशनल के लिए, यूनिटी के लिए खतरा है. Thus, it is imperative to have some kind of agency that have jurisdiction over the entire country. और एक कन्फ्रंटेशन जो हो रहा है हमेशा स्टेट और सेंटर के बीच में, ये प्रोमिनेंट तब होता है जब
अलग अलग पार्टीज होती हैं। अगर एक उसके लिए हमारे पास एक लोकपाल बनाया जा रहा है, बट लोकपाल इज वेरी वीक। वी कांट से इन एग्जाम कि लोकपाल वीक है, बट देयर जुडिक्शन इज नॉट स्ट्रांग एज इट वाज सपोज टू बी। तो कन्फ्रंटेशन एक वीक करता है। एब्सेंस ऑफ न्यूट्रल बॉडी जो है वो मैनेज और डिफ्यूज करती है कंपटीशन के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच, वो इशू को और ज्यादा एग्रीवेट कर देता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो सीबीआई को डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑर्डर कर सकती हैं एनी क्राइम एनी वेयर इन द कंट्री विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 131 of this article is important. Have you any idea about article 131? What is this? article 131, किसी को आइडिया है आर्टिकल 31 का में? नो वन इज आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में कुछ पता है? सुप्रीम कोर्ट है हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम पावर्स? इट्स एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट व्हेन 3 केसेस में सुप्रीम के पास ऑर्डरिंग पावर होती है। जब स्टेट और सेंट्रल के बीच में प्रॉब्लम हो, स्टेट स्टेट के बीच में प्रॉब्लम हो, और जहाँ पे विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, वहाँ पे 3 उसकी एक्सक्लूसिव पावर होती हैं। तो उस पावर में उसका उपयोग कर सकती है आर्टिकल 31। स्टेट कैन ड्रैग सेंटर इन केस इफ दे फील सीबीआई वायलेट द राइट, thus further complicating the confrontation। एज अब हम कह सकते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, मैंने प्रॉब्लम बता दी है। तो सोल्यूशन क्या होगा कि हमें नेशनल यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए एक सेंटर का स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन चाहिए होता है, और वो जो चाहिए वो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन एक सीबीआई वर्क कर सकती है। उसके लिए हम कुछ सजेशन दे सकते हैं कि बिकॉज द डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई is selected by a committee which is comprised of the prime minister, home minister and something like that. They can involve the chief ministers of the state. उसको थोड़ा और strengthen किया जा सकता है। They do have a fixed tenure like constitutional powers CAG के पास जैसे है, सुप्रीम कोर्ट के जैसे है। They can be given kind of fixed tenure. There should be kind of appointment में उनकी जो पार्टिसिपेशन अच्छी होनी चाहिए। देयर शुड बी कार्डर अप्रोच कि हर स्टेट से कुछ पुलिस ऑफिसर्स आए, तो उसमें क्या होगा कि उनकी कार्डर में सारे रिप्रेजेंटेशन सारे स्टेट का होगा। तो दीज आर सम पॉजिटिव सजेशन यू कैन गिव कि व्हाई in we have to because we want to have we have our motive is have a national unity integrity, so we need a strong central investigating body, and CBI is mandated for that. CBI should have the power, and state should not use, rather misuse this power of consent, because in our country rule of law is above everything. Constitution is above everything. Not a petty politics, not a red tapeism. Red tapeism is always linked with poor governance, poor administration, and that administration is day by day decreasing. And you can even quote Transparency International Index and other volatility index, and you can also quote some quote some cases, case studies of France, how they do have, how their federal structure is, federal body, federal investigating body is working. You can quote FBI of US। तो इस तरीके से आप 3-4 कोटेशन 3-4 को कोट करके कॉन्स्ट्रक्टिव सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज अ डिमांड। हैड आई लेफ्ट एनीथिंग? एनी वन ऑफ यू ऐड समथिंग? हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, आई वांट टू ऐड समथिंग। यस यस प्लीज टेल। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, आवाज आई? जी जी बोलिए। हाँ, थोड़ा सा बहुत आपने बहुत बेहतरीन एलाबोरेट किया। हेलो, हाँ बोलिए, कह आपकी रहा आवाज आपने आ रही बहुत अच्छे से सब कुछ एलाबोरेट किया, अच्छा बताया था। आई डोंट थिंक कुछ ज़्यादा छोड़ा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें ना एक चीज़ ऐड कर सकते हैं हम लोग, कि उसमें ये कह रहा है कि सेंट्रल पावर ना स्टेट का पावर जो है, पावर है। टू
हेलो। हाँ बोलिए, जो आप बोल रहे हैं हम लिख रहे हैं, बताएं। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आ रही है आपकी आवाज़। हाँ, बारी पावर टू विथहोल्ड ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। पावर टू विथहोल्ड कंसेंट दैट इज नॉट एब्सोल्यूट, ये वो कह रहे हैं ना। तो उसमें बताना ये पड़ेगा कि हमें थोड़ा सा कि किस केस में वो कर सकते हैं विथहोल्ड और किस केस में नहीं कर पाएंगे। लाइक क्योंकि हमारा जो नेशन है ना, वो अभी भी थोड़ा सा नेशन इन मेकिंग है। तो बहुत जगह फैक्शनलिज्म होता है, कास्टिज्म है, कम्युनलिज्म है, ये वो सारा। ये और हमेशा जो एंटी सोशल एलिमेंट है और एंटी सोशल पावर भी है, वो भी बहुत जगह बहुत सक्रिय रहती है। लाइक बहुत जगह तो उस तरह की फोर्सेस कभी कभी पावर में आ जाती है। तो उस तरह में वहाँ पे अगर उसके पास एब्सोल्यूट पावर रहेगा, लाइक मानी बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जहाँ पे एक्सट्रीमिज्म यहाँ पे बहुत ही कॉमन है, जहाँ अफसा इनफैक्ट समझ लिए जैसे यूज होता है, कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर वगैरह था। तो वहाँ इफ स्टेट हैज एब्सोल्यूट पावर टू विथहोल्ड ना, तो वहाँ पे जो भी क्राइम होंगे वो कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ की पुलिस भी आराम से वो उसको अपने पास कर लेते कंट्रोल में। दे आर नॉट वेरी मतलब न्यूट्रल ना। तो हम्म। इसलिए ये नीड अराइज हो जाता है कि हाँ, उनको पूरा पावर ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऑन जनरल ज़्यादातर अब मर्डर वगैरह ऐसे हो गया कुछ, तो उसमें हम्म। क्राइम का हो गया। लेकिन बहुत जगह पॉलिटिकल क्राइम भी होते हैं, कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें बहुत मतलब पावरफुल लोगों का वहाँ इन्वॉल्वमेंट होता है, जो वहाँ के स्टेट के हाथ में पावर नहीं है। पुलिस दे कांट मतलब न्यूट्रल नहीं हो सकती, वो उसको कर नहीं सकती इन्वेस्टिगेट, बहुत बियॉन्ड है ना। तो उसके लिए ये चीज जरूरत है। और फिर उसमें एक हम लोग जो इसमें कंक्लूजन में ऐड करेंगे ना, वो ये कि जो ये लॉ है ना, ये मतलब थोड़ा इसमें क्लैरिटी आने की जरूरत है। यस। मतलब एक कन्वेंशन से जुड़ा हुआ चीजें ज्यादातर उसमें कन्वेंशन से चल रही है। सीबीआई के कन्वेंशन बना हुआ, ये कन्वेंशन उसको थोड़ा सा एक फॉर्मुलाइज करना ज्यादा जरूरी है, ताकि एक रिटन एक मतलब प्रोटोकॉल बना हुआ हो कि डूज डोंट्स ना, कि किस किस वेज में करना है, किस में नहीं करना है। तो शायद उसमें जो भी या तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके या लॉ पास करके वट इस तरह से किया जा सकता है। फिर उसमें बहुत यस। 40-50 साल से जो कोर्ट का जजमेंट वगैरह भी है, प्रोनाउंसमेंट, उसको भी वहाँ पे इंक्लूड करके एक फॉर्मल उसको शेप देने की जरूरत है, ताकि क्लैरिटी रहे ज्यादा और कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि किसमें करना है किसमें नहीं करना है। हाँ, even you can add a convention और against because we are the signatory of the convention against the corruption of United Nations that treaty itself हाँ हाँ binding on the government, हाँ। and Supreme Court has many time mandated the government for that. अच्छा, तो ये भी और एक, हाँ, आप एक रेड टेपिज्म, रेड डिवीजन तो मैंने मेरा डिस्कस रेड किया। टेपिज्म आपकी, हाँ, बात कर रहे थे उसको। तो आप ना पूछ ली सको, मतलब एवरीबडी ना करेक्ट ऑफ दिस, मतलब दे आर अवेयर ऑफ दिस वर्ड एग्जैक्टली, दे अंडरस्टैंड व्हाट दिस वर्ड इज। हाँ, एवरीबडी नोज, या एनीबडी को कुछ नहीं, को कोई कंफ्यूजन इस वर्ड से, क्योंकि ये वर्ड ना इंटरव्यू अगर आप इनकेस एनीबडी को ना, तो ये वर्ड यूज कर सकते हो, पूछ सकते क्या है। और ये हमेशा आते भी रहता है वर्ड हमेशा, कि रेड टेपिज्म सुनते तो बहुत ज्यादा है, मतलब लेकिन एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेड टेपिज्म। यस। हाँ, तो ये मतलब एवरीबडी ना मेक श्योर के अंडरस्टैंड दिस वर्ड, अगर नहीं किसी को तो आप Definition उन of लोग को बता दीजिएगा। what is Dr. say. Yes, many time हाँ, because नहीं we डेफिनेशन एग्जैक्ट मतलब regular way, but उसका अपना मतलब होता एक, है। हाँ, नहीं वो एक बहुत स्पेसिफिक सेंस में यूज होता है एक्चुअली। रेप टेप से बना के कि दो मतलब हम लोग जो ब्यूरोक्रेसी में ना टेंडेंसी होती है कि दे हैव टेंडेंसी टू फॉलो रूल बुक ना, जो जो अभी जैसे मैंने बात किया कि रूल होना चाहिए क्लियर कट, है ना। तो ब्यूरोक्रेसी का उसके इंक्लिनेशन होती है कि वो हमेशा रूल बुक के रूल के तहत जाएंगे, ठीक है। तो वो मतलब एक तरह से इनोवेशन के अगेंस्ट ही रहते हैं, मतलब उनका बाय ऐसे इंस्टिंक्ट रहता है कि वो रूल को ज्यादा फॉलो करते हैं। तो रूल को फॉलो करने के चक्कर में ना वो कुछ भी मतलब हर चीज नया जो है उसको एक तरह से जान बुझ के ना भी करें तो ऐसा हो जाता है, रुक जाएगा। मतलब रूल इतने ज्यादा बने होते हैं ना कि वो आप परेशान नहीं हो जाओ कोई भी फॉलो करने में। फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं अपने एग्जाम्पल बताता हूँ कि इफ आई वांट टू ओपन हॉस्पिटल ना, तो इतने ज्यादा उसमें लॉ है, इतने ज्यादा है कि कोई पता ही नहीं कितने हैं। तो वो सारा फुलफिल कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहाँ इसी को कहते हैं कि रेड टेपिज्म, ठीक है, कि वो इतना हर्डल क्रिएट करता है, दैट इज ब्यूरोक्रेटिक हर्डल इज कॉल्ड रेड टेपिज्म बेसिकली, ठीक है। ये जो अभी इनफैक्ट अभी जैसे एलोन मस्क ने कहा है, आप लोगों ने ट्वीट भी सुना होगा, एलोन मस्क ने कहा कि हम इंडिया में वो प्लांट लगाना चाह रहे हैं लेकिन लगा नहीं पा रहे, गवर्नमेंट से क्लियरेंस नहीं मिल, दैट इज रेड टेपिज्म। यस, मैनी एकदम टाइम। क्लासिकल एग्जांपल है रेड। फिर हाँ, लेकिन बहुत से लोगों ने फिर वो शायद सिद्धू वगैरह और लोगों ने भी बोला कि आप आइए हम क्लियरेंस देंगे, तो मतलब वो कह रहा है कि हम क्लियरेंस लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे, दैट इज रेड टेपिज्म। Because ठीक there है, are यू there कंटिन्यू।
और डिस्कशन तो इसी गवर्नमेंट हर जगह से हटा रही है, बिकॉज अर्लियर दे डू हैव अ काइंड ऑफ फाइल टेररिज्म। हाँ हाँ जी, ये सब आप सुनते होगे ना, आप वन सिंगल विंडो क्लियरेंस, ये सब एंड मतलब जो सिटीजन चार्टर हो गया, और फिर है कि टाइम बॉन्ड सर्विस और डिलीवरी सर्विस, पहले आप बता इवन सम स्टेट हैव दें स्टार्टेड डैशबोर्ड्स सिस्टम कि वो आपके पास फाइल जाएगी, 2 दिन के अंदर रिमार्क होना है, रिप्लाई करना है। तो दीज थिंग्स विल बी एड अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। कि तो ये रेड टेपिज्म को घटाएगा। दिन में लेकिन ये क्वेश्चन का जो डिमांड है वो दिन ऐसा रेड नहीं था, हम क्योंकि क्वेश्चन 250 वर्ड है और आपके पास इतना ठीक लिखने ना, का स्कोप। तो ये सब स्टेप लिए गवर्नमेंट ने टेररिज्म को कम करने की। यस, नाउ वी विल फोकस ऑन द थर्ड क्वेश्चन। आई थिंक इसमें 250 वर्ड्स में इससे ज्यादा हो भी नहीं सकता था। तो नाउ वी शुड टेक अ थर्ड क्वेश्चन। And third question is, do departmental related parliamentary standing committees, they keep the investigation on the stores and inspire reference? Is it visible to all of you कि मैं पढ़ ही रहा हूँ और सुनाई नहीं दे रहा है? विजुअल है ना आप सबको ये क्वेश्चन? जी विजिबल है। What is demand of this जो question? ला नहीं रहा मेरे को। What is demand of this question? ये क्वेश्चन पूछ रहा है डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बारे में, कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह टोच पे करते हैं और इंस्पायर रिफरेंस फॉर पार्लियामेंट्री कंट्रोल। और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है इवेल्युएशन टाइप के हैं। तो अगर क्वेश्चन इवेल्युएशन टाइप का हो या क्रिटिकली इवेल्युएशन टाइप का हो, इसका मतलब कि हमें प्रोस और कॉन्स दोनों लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रोस और कॉन्स दोनों पूछ रहा है किसके बारे में, इस ऐसी टाइप की कमेटीज के रिकमेंडेड। वैसे क्वेश्चन ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट इसके पीछे बैकग्राउंड क्या होगा, इस साल क्वेश्चन क्यों ही आया स्टैंडिंग कमेटी के बारे में। इस साल आने के पीछे कोई लॉजिक रहा होगा कि ये पार्लियामेंट्री रिलेटेड जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्यों था, क्यों इस क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन क्यों आया। हिंदू में कई सारे आर्टिकल आए थे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट पास कर तो दिए, लेकिन वो एक्ट जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास नहीं गए, एग्जैक्टली यस, तो उसे लेके स्टैंडिंग कमेटी काफी बाईपास, इशू हुआ था। यस बाईपास बाईपास किया गया था बहुत सारे एक्ट्स को, जो कि सो क्योंकि ये सरकार चाहती बहुत जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करना। जल्दी रजिस्ट्रेशन के चक्कर में क्या होता है कि जो एक पावर है टू रिव्यू, पावर ऑफ रिव्यू बिफोर रजिस्ट्रेशन, वो जियोपार्डाइज हो रहा है। जब जल्दीबाजी में कोई लॉ बनाते हैं तो उसके लूपहोल्स बारे में पता नहीं हो पाते हैं। जब कोई क्वेश्चन वो स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है तो दे डू हैव एक्सपर्टाइज, दे दे हैव लाइब्रेरी, दे हैव एक्सपर्ट। तो वो स्क्रूटनी करते हैं कि लॉ के लूपहोल्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबल लूपहोल्स क्या हो सकते हैं, क्या इसमें मैंडेटेड है क्या नहीं हो सकता है। तो कई बार ये बाईपास करने के लिए किया जाता है। एक्चुअली में इसके दो तरीके, दो बात है। एक बाईपास है, बाईपास जो अपोजिशन पार्टी है वो उसको बाईपास कहती है कि मैं बाईपास किया गया है, और जो दूसरी पार्टी होती है गवर्नमेंट पार्टी, वो ये कहती है कि ये लोग डिले करते हैं, स्टैंडिंग कमेटी में कोई चीज़ चला गया तो कोई टाइम बाउंड होता नहीं है, तो वो लोग खिसकाते रहते हैं। तो लेजिस्लेशन क्या होता है, वो जियोपार्डाइज हो जाते हैं। तब तक दूसरी सरकार आती है तो फिर वही काम करते हैं। जैसे इसी सरकार की बात करें, इट्स ऑफ द बीट, आपको रिकॉर्ड में नहीं लाना है। ये आधार का सीए वाले पे भी इसका कुछ चला हुआ ना, ऐसा ही जी, सीए वाले पे भी इसका चला हुआ ना, उसके भी शायद हाँ, कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं बन पाए। उसके लिए एक इशू था। और दूसरा ये कि ये सर हम बात करें कि बाईपास गवर्नमेंट का जो आर्गुमेंट है, ये गवर्नमेंट खुद आधार का इन प्रिंसिपल अपोज की थी आधार को। और इन्होंने बाई उसमें कई बार कॉन्स्टिट्यूशन वो सॉरी पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया था। राज्यसभा में बाईकाट किया, लोकसभा में बाईकाट किया, और अब बाद में इन्होंने जब इनकी सरकार आई तो वो 23 से इसको पास कर दिया। इवन वो हेक्टिक डिसीजन था उनका पास करने का। तो कई बार ये एक स्ट्रेटजी के तहत में होता है, दे यूज देयर पार्टी पावर। वो पावर क्या होता है कि वो व्हिप इशू करते हैं, और व्हिप इशू करते हैं कि मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते उनके मेंबर। तो
विप का मिसयूज कर लेते हैं। तो ये दोनों इसके एक पॉजिटिव ये है कि बाईपास करता है, स्टूडेंट भी बाईपास, और रिप्रेजेंटेटिव शुड हैव द पावर टू डिस्कस एनीथिंग। लेकिन दूसरा ये है कि मेनी टाइम वो डेलिबरेटली ऐसा करते हैं कि वो पूरा सेशन खराब हो जाए, वो फ्रूटफुल ना रहे। तो इसके दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हैं, तो वी कैन ऐड बोथ बोथ द थिंग्स। तो इसके बाद में ये क्वेश्चन जो है कि डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंट कमेटी होती है, ये बेसिकली हर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में होती है। आप बेसिकली यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। ईच ऑफ दीज कमेटीज में 31 members, 21 members from Lok Sabha, 10 members from Rajya Sabha. They are nominated by the speakers, Lok Sabha and chairman respectively. The term of office of committee doesn't exceed 1 year. तो एक साल में सब लगभग जो मेंबर होते हैं, एमपीज होते हैं, रोटेशन बेसिस पे पार्टिसिपेट करते रहते हैं। इनके फंक्शंस के बारे में बता सकते हैं, टू कंसीडर द डिमांड ऑफ द ग्रांट इन रिलेटेड मिनिस्ट्रीज के बारे में बताना, रिपोर्ट करना, रिपोर्ट में सजेस्ट करना कि क्या कट मोशन और डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस जो हैं वो उसके लिए जो रेफरेंस होता है वो यही सारी कमेटी है। दे आर थिंक हाउ मेनी काइंड ऑफ मोशंस आर देयर, ये पढ़ा होगा ना, कट मोशन, जीरो टोकन मोशन। ये जो जो मोशंस है, आपको कुछ आइडिया है आप लोगों को आइडिया इस बारे में? तो यहाँ पे एक दो मोशन के बारे में आप कह सकते थे। इवन मुझे खुद मोशन याद नहीं आ रहा है। एक पॉलिसी कट मोशन होता है, दूसरा कौन सा मोशन होता है? डिमांड मोशंस होते हैं ना जो मोशंस का मतलब बता सकते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ जो मोशंस होते हैं, दे आर पास बाय दिस, दे आर बीइंग आस्क्ड बाय, दे आर आस्क्ड बाय दिस demanding grant from these ministries. They examine bills they pertaining to the related ministries. They referred by the chairman or speaker. वहाँ पर कई बार रिपोर्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो जो इन्होंने रिपोर्ट मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की होती है, इनफैक्ट स्टैंडिंग कमेटी इतनी पावरफुल होती है कि दे कैन कॉल टू एनीबडी, दे डू हैव वेरी वेरी मच पावर। अभी हाल ही में याद होगा कि शशि थरूर ने एक स्टैंडिंग कमेटी में था और वो इस बात पे अड़ गए कि उन्होंने यीशु को बुलाया था, किसको, शायद जुकरबर्ग को या समथिंग लाइक ऐसे लोगों को बुलाया था। वो लोग स्टैंडिंग कमेटी के सामने नहीं आए, तो ये बड़ा इशू रहा कि हम उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन स्टार्ट करेंगे। और दे डू हैव पावर ऑफ पनिश, पावर टू पनिश, जो उनके खिलाफ केसेस हो सकते हैं। तो ये भी एक पूरे साल तक चलता रहा इशू। मेनी टाइम दे वांट टू शो ऑफ देयर केस ऑन पावर, तो उसका मिसयूज कर लेते हैं। दे आल्सो कंसीडर नेशनल बेसिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट presented by the house if they refer to committee by chairman or speaker, or they also report thereupon. इनका फिर हम एक सिग्निफिकेंस के बारे में कुछ लिख सकते हैं। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज। आप लोगों में कोई बताए कि क्या होता है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी? वर्किंग बारे इवोल्यूशन है तो प्रॉस और कॉन्स दोनों लिखना है। व्हाट इज सिग्निफिकेंस, अगर ये ना होता तो क्या होता? एनीवन ऑफ यू? कोई PSIR का भी है ना यहाँ पे? व्हाई ही और सी इज नॉट आस्किंग? व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज? आरती वांट टू ट्राई? गवर्नमेंट जो बिल लेकर आती है उस पर गवर्नमेंट की कोई एक्सपर्टाइज नहीं होती, वो बस उस बिल को ले आती है। स्टैंडिंग कमेटी उसके सारे एस्पेक्ट को स्टडी करती है और फिर जो इम्प्रूवमेंट करने चाहिए वो बताती है। तो उसके बाद एक्ट जो बनते हैं वो काफी बेनिफिशियल होते हैं। यस। उसके अलावा अभी तो एक ही याद है, बाकी आप बता दीजिए। basically they emphasize on long-term plans, policy, guiding the working of executives. They provide necessary directions, guidance, input from broader policy formulations.
अचीवमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म नेशनल पर्सपेक्टिव वाली जीके ट्यूब्स। कई बार ये लोग स्टैंडिंग कमेटी में नॉर्मली ऐसे नहीं जाते हैं लोग, दे डू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ बैकिंग नॉलेज जो पार्टी पर्सन्स को पता होता है, तो वो एक्सपर्टाइज की वजह से, जैसे मान लीजिए कोई लॉ से संबंधित है, और अगर वो लॉ से संबंधित कोई रेगुलेशन है या एक्ट है या समथिंग लाइक दैट है, तो उस केस में वो उसी को नॉमिनेट करते हैं, ज़्यादातर जो स्पीकर होते हैं। तो एक्सपर्ट भी होते हैं वो, सूडो एक्सपर्ट, उनका एक्सपर्टाइज का ही फायदा मिलता है, और इनके पास पहले से भी एक्सपीरियंस भी रहता है। ये जनरली ये मतलब ये माना जाता है कि इट इज इजियर टू एग्जामिन अ टॉपिक इन डेप्थ बाय कमेटी ऑफ 30 देन बाय असेंबली ऑफ 700 पीपल। बिकॉज हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ सिस्टम है डायरेक्ट प्रेजेंटेशन का, पीपल आर डायरेक्ट, इसमें बिकॉज दे आर वेरी जर्नलिस्ट नेचर, उनका कोई एग्जाम हो जाए तो कुछ होता नहीं है। इवन हो सकता है कई बार वो अनपढ़ भी होते हैं, और बिकॉज वो वोटिंग सिस्टम से जीत के आए होते हैं, उनके पास कुछ नॉलेज वॉलेज होता नहीं है। तो आपने बताया दे आर एक्सपर्टाइज। और कम जो होता है ना कि हिंदी में कहावत है, ज़्यादा सारू मत 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 उजाड़, जहाँ पे ज़्यादा लोग डिस्कस करने वाले हैं वो वहाँ पे डिस्कस अच्छा नहीं हो पाते हैं। तो 30-40 पीपल आर देयर, दे डिस्कस, तो उनके पास टाइम होता है, दे कैन आस्क देयर सजेशन, दे आर वेरी एफिशिएंट। तो ये इस वजह से भी है, कन्वेंशन का पार्ट भी है। द वर्क पुट बाई दिस टोटल, देयर आर 24 DRCs हैं, जिनको हम मतलब 24 DRCs हैं, DRCs इसी का शॉर्ट फॉर्म है। तो डिपार्टमेंट ये ग्रांट भी सरकार से मांगती है मिनिस्टर्स को, और वो 30 डे का टाइम में फंक्शनिंग में वर्क करती है। तो दे आर लाइक ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। एक जैसे कोर्ट जो वकील होते हैं वो कोर्ट के ऑफिसर्स होते हैं ना, तो वैसे दे आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, दे आर ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। और इसके अलावा ये इनका अपना अलग चैम्बर होता है, अलग एक्सपर्टाइज होती है, अलग लाइब्रेरी होता है। तो इसमें गवर्नमेंट जो रूल, हेलो जी हेलो जी हाँ, गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो रूल लेके आती है वो सब दरअसल ब्रॉडर टर्म में होता है, जबकि उसको डिटेल फॉर्म में यही प्रोवाइड करवाते हैं। yes, they give assistance in drafting the policy। इवन जो ऑफिसर सेक्रेटरीट होता है लोकसभा का, और दे आर ऑलवेज दे एक्ट एज देयर कंसर्निंग स्टाफ्स। तो वहाँ पे जो सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं दे आर ऑफिसर्स रिक्रूटेड बाय द डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन। तो वो लोग इनको रिपोर्ट करते हैं और उनको असिस्ट करते हैं इस इनके फॉर्मुलेशन में। दे enable input from the expert and those who may be directly affected by the policy and decision। तो इनपुट को एक्सपर्ट की जो इनपुट है उनको ये बताते हैं, बिकॉज दे आर एक्सपर्टाइज, वो रेफर करने की पावर होती है। जैसे मुझे मान लीजिए कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लॉ बनाना हो या फाउंडेशन करना हो, और मैं हूँ, तो मैं अगर मुझे मेंबर बना दिया गया या चेयरमैन बना दिया गया उस स्टैंडिंग कमेटी का, तो जनरली ये है कि मैं किसी को बुलाऊंगा तो वो मना नहीं कर पाएगा, ही विल कम। और ये पावर में भी है उनके, अदरवाइज द कंपनीज they enable input from experts। They also being outside direct public layer allows member to discuss issues and reach consensus without worrying about constituency or party pressure। कई बार ऐसा हो जाता है। एक बड़ा अच्छा केस है इलाहाबाद में। इलाहाबाद का एक नामी इंडलिस्ट है, ही इज आई थिंक रिकॉर्ड में सही नहीं है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो बहुत इलाहाबाद का काफी बड़ा नामी आदमी है। वो तंबाकू जो बीड़ी होती है ना, बीड़ी सिगरेट, वो बीड़ी का कंपनी का मालिक है, होटल वगैरह भी है उसके, बेसिकली उसका जो बिजनेस है वो बीड़ी का है। और वो जो पॉल्यूशन वाली स्टैंडिंग कमेटी थी उसी का वो चेयरमैन बनाया गया था। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो क्यों किस तरीके के लॉ बनाएगा, जो खुद मतलब बिजनेस कर रहा है, आदमी उसके लिए लॉ बना रहा है। तो बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था, बाद में उसको स्टैंडिंग कमेटी से हटा दिया गया था। तो दे आर सम लूप होल्स आल्सो। तो दे आल्सो, ये न्यूज में था ना? हाँ हाँ न्यूज में इलाहाबाद को फेमस आदमी है, ऑन रिकॉर्ड कहना सही नहीं है। जी, मैंने शायद पढ़ा था इससे पहले। So being गुप्ता outside, जी, these are the loopholes in the system। It's a being outside directly public layer में नहीं होता, पार्टी वोटी का भी बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता, पार्टी अगेंस्ट क्या है, पार्टी हो सकता है एनी टाइम,
parties of right wing, a party may be a left wing, और left wing is left में उनका ओरिएंटेशन रहा है. तो अब उसमें जितने हो सकते सारे मेंबर लेफ्ट वाली, सपोज देयर इज कांग्रेस, कांग्रेस का जो हर जगह एक अप्रोच लिबरल रहता है. जो बीजेपी का जो स्टेट है वो है हर जगह अप्रोच नेशनलिस्ट पैट्रियोटिक रहते हैं. लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि सारे बीजेपी के मेंबर्स की आइडियोलॉजी एक जैसी होती है. कई बार लोग पावर के लिए पार्टी में स्विच ओवर करते हैं. तो इस वे में इनको फायदा, मतलब इस वे में भी इनको फायदा होता है कि पार्टी का प्रेशर वैसा नहीं होता है, तो इजीली वो अपने मन का काम कर सकते हैं स्टैंडिंग कमेटी में रह के. इसके अलावा दे सिक्योर मोर अकाउंटेबिलिटी टू एग्जीक्यूटिव टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर. इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी की क्या 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 चैलेंजेस हैं, हम इसको लिख सकते हैं. व्हाट आर द चैलेंजेस? तो देयर आर चैलेंजेस लाइक मीटिंग जो होती है वो क्लोज डोर के बीच में होती है, जो इनके मिनट्स होते हैं वो पब्लिश नहीं होते हैं, तो इनके बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं समझ में आती है कि क्या है क्या नहीं है, उन्होंने क्या डिस्कस किया, क्या किसने कहा. कमेटी जो है कुछ चैलेंजेस जो हैं वो आई थिंक थोड़ा सा क्लियर कर दें. दिस वुड बी सम राइट अप. व्हाट आर द चैलेंजेस? तो चैलेंजेस यही है कि एक तो ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम होती है, तो दे लैक ट्रांसपेरेंसी. दूसरी जो चैलेंज होती है वो बाइंडिंग नेचर का इनका नेचर नहीं होता. सरकार चाहे माने चाहे ना माने, तो एक बाइंडिंग नेचर का होता है. तीसरा जो है इनकी जो सपोर्ट होती है, रिसर्च सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती है. एब्सेंस ऑफ डेडिकेटेड रिसर्चर बहुत ज़्यादा होते नहीं लोग इनके पास में, उतना इफेक्टिव नहीं है जितना मतलब इसका हाइप किया जा रहा है. और चौथा हम कह सकते हैं कि जो बिल्स होते हैं वो सारे के सारे डिपार्टमेंट को दिए नहीं जाते हैं. तो एक बड़ा इशू तो यही है, डिपार्टमेंट कमेटी जो है उनके पास सारा कई कई बार अच्छे इंपॉर्टेंट इशूज है जिसपे बनाना चाहिए, वो सरकार जल्दी में पास कर देती है, उनको देती ही नहीं है. तो एक फिक्स रूल होना चाहिए कि ये हर चीज़ स्टैंडिंग कमेटी के पास में जाए ही, ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे यहाँ. और एक ये सकते हैं कि इनका जो 1 ईयर एक्सपीरियंस होता है, एक साल में मुश्किल से 3 सेशन होने हैं, आधा सेशन तो ऐसे ही खत्म हो जाता है. तो वो उनके पास काम ही नहीं होता. सोचिए इनको इतनी सैलरी मिलती है, इनकी सैलरी चीफ सेक्रेटरी से ज़्यादा होती है एमपी की, और ये लोग काम ही नहीं करते वहाँ पे, मस्ती से ये करते इसके हैं. लिए कोई अमेंडमेंट नहीं करके ले लाते. जी ये अपने इस काम के लिए कोई अमेंडमेंट नहीं ला रहे. एग्जैक्टली, दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क प्रॉपर्ली, एंड उसके लिए वो मतलब बिकॉज गवर्नमेंट डज वी द पीपल, हमारा क्या मोटिव होता है. बट इज आप तो वीट है, ये रिकॉर्ड का पार्ट नहीं हुआ. ये हम ऐसे लोगों को चूज ही करते हैं ना, ऐसे लोगों को हम सेलेक्ट ही करते हैं, तो वैसा होगा ही. और ये लगभग ही हमारे आइडेंटिटी तो नहीं है, एक सरकार जाएगी दूसरी सरकार में वैसे ही लोग आएंगे. ऑप्शन नहीं है एक जो ना. होता है हम लोग थोड़ा इससे स्पेसिफिक हो जाते हैं. तो एक साल का टेन्योर होता है, ये अपने आप में बहुत कम है. इनको कम से कम 2-3 साल का टाइम देना चाहिए. एक साल तो आदमी को सोचने में लग जाता है. अटेंडेंस होता है एमपी कमेटीज में बहुत वीक होता है, और वे कमेटी में बहुत सारे मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व होते हैं, तो इनके पास वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. मतलब रेलवे का अलग से एक ही आदमी रेलवे में भी पार्ट है, वो टेलीकॉम सेक्टर का भी पार्ट है, वो और बायोटेक्नोलॉजी का भी पार्ट है, तो उसके बाद बहुत सारे वर्क हो जाते हैं. तो एक प्रॉपर ये भी इनके पास वर्क प्रेशर ही बहुत ज़्यादा रहता है. और हमें लगता है कि जो हमारा सिस्टम है ना, तो कम से कम यार 120 करोड़ पॉपुलेशन है और इतने एमपीज हैं, तो कम से कम 2-2.5 हज़ार एमपी होने चाहिए, तब तो ये काम सही से कर पाए. अदरवाइज इतना काम होता है, इतना डिसीजन होता है, वो कर ही नहीं पाते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता है. तो दीज आर द सम चैलेंजेस यू कैन ऐड. तो ये हो गया 3 क्वेश्चन. आई थिंक कि हम लोगों ने 1 घंटे में 3 या 4 क्वेश्चन किया है. और इट इज़ अ फ्रूटफुल. कई लोग ये कह रहे हैं कि 1-1 घंटे के सेशन में आप किसी भी वीडियो को देखिए, दृष्टि का देखिए, विजन का, वजीराम का, वो लोग 2-2 क्वेश्चन में 4-4 घंटे लगा रहे हैं. तो मेंस का, और उसमें कोई भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट नहीं है, जो मन कर रहा है बोल रहे हैं वो कर रहे हैं. यहाँ लोग डिस्कस कर रहे हैं, अपने इनपुट ले सकते हैं, लिख सकते हैं. आप लोग नहीं कर रहे हो, या प्रॉब्लम है. तो ये 1 घंटा आपका वेस्ट नहीं है. और मेंस का आंसर राइटिंग करना टफ होता है, ये 250-250 वर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं. तो ये थोड़ा सा बोरिंग लग जरूर रहा है, बट जो अच्छी दवा होती है ना थोड़ी कड़वी होती है. तो बोरिंग की बात है. दरअसल रात में नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है और फिर कुछ कुछ सुनता है कुछ नहीं. ये इशू है. अभी आज ठीक है, मॉर्निंग ये टाइम. तो क्वेश्चन रहा. कुछ बोल बताना चाह रहे हैं क्या आप?
यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस टाइम पे नेटवर्क का इशू हो जाता है और मतलब आधा सुनाई देता है आधा नहीं, बीच में बफरिंग होती है ना। और यार तो मेनी ये पीपल आर यार वर्किंग हियर, तो कई बार क्या होता है कि हम दिन में कर नहीं सकते हैं, शाम को ही करना होता है, मैं और समझ गया। स्टडी का भी टाइम होता है। तो व्हाट यू कैन से, यू कैन डू इज कि इम्पोर्टेंट अगर आपको लगता है तो आप 200-250 MB का जो डेटा है बचाए रखिए अपने। ये डेटा की कोई दिक्कत नहीं है, रात में वैसे ही नेटवर्क जैम हो जाता है, क्या बात है। तो उसके लिए मैं एक दूसरी व्यवस्था सोच रहा हूँ कि मतलब हम लोग ऑफलाइन डिस्कशन करेंगे, फोन से के थ्रू एक नया नंबर ले लिया जाएगा, और हम्म। लड़कियाँ आरती के नंबर पे कॉल कर लेंगी, लड़के हमारे नंबर पे कॉल कर लेंगे। वी कैन मर्ज और कॉल, तो उसमें नेटवर्क का इशू नहीं रहेगा। बट अभी ये नया एक्सपेरिमेंटल वे है, तो हमें अभी स्टार्ट ही किया है जस्ट, तो बाद में देखा जाएगा। पहले स्टेबल तो हो जाए, 10-15 लोग लगातार आए तो ये तो आज का रहा। आज प्रीलिम्स पे डिस्कशन नहीं करते हैं, कल करते हैं, कल थोड़ा समय डिले हो गया, तो कल डिस्कशन किया जाएगा प्रीलिम्स की कैसे अप्रोच होगी। और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमें डिस्कस करने थे। कल से प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो जाएगा, और डिबेट और डिस्कशन में आप लोग पार्टिसिपेट करिए, पढ़ के आइए, और बिना पढ़े हुए ऐसे बकवास आंसर देंगे कोई फायदा नहीं होगा। पढ़ के सभी लोग आइए। जो डिस्कशन करना हो आप पहले से पोस्ट पेस्ट कर दीजिए ग्रुप में, और उससे संबंधित जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो इस तरीके से आप शो करेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज हम एक बहुत रिपीटेटिव हो जाएंगे, एक ही बकवास को मतलब एक ही बात को 3-4 तरीके से कहेंगे, वो फायदा नहीं करता। तो जो जैसे जो कोई सोसाइटी में एक्सपर्ट है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल का है, कोई PSIR का है, कोई ज्योग्राफी का है, कोई लॉ का है, अगर अगर एक्सपर्ट होंगे तो अलग अलग ओपिनियन देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो काफ़ी फ्रूटफुल होगा, और काफ़ी ज़्यादा हम आंसर को कर पाएंगे। ये रिकॉर्डिंग में रहेगा, तो मेंस में आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसका आप स्क्रीन शॉट ले लेंगे तो आपके ये अगर डेली 3-4 क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं, तो लॉन्ग रन में आपके पास अच्छा खासा एक 300-400 क्वेश्चन अच्छा खासा डिस्कशन जिसमें हुआ है, तो ऑलरेडी वो ब्लूप्रिंट में भी रहता है, और स्क्रीन शॉट ले लेंगे हम 300-400 पेज का, तो आपके 200-250 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, और अच्छे से आप आंसर लिख पाएंगे। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट एलिमिनेशन, और मेंस में सब कुछ होता है, आपको कलेक्टर बनना है या टेलीकॉम सर्विसेज में जाना है, ये डिसाइड मेंस करता है। तो मेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। और कोई ऐसी पिल नहीं है कि 4 दिन महीने के अंदर आप 10 मॉक करके मेंस क्वालिफाई करोगे। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर भी लेते हो और आपने आंसर राइटिंग नहीं किया है, तो आपके PT क्वालिफाई होने का कोई बहुत फायदा नहीं होगा। ये रियलाइज आप 1 साल बाद करेंगे। ठीक है, तो ये सारे एक्सपीरियंस से ही बताते हैं। कल से हम लोग PT स्पेसिफिक हो जाएंगे, बिकॉज मेनी पीपल आर हियर, दे आर डिमांडिंग कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड होना है, तो हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड होते हैं। आज हम आप लोगों के साथ में एक शीट शेयर कर देते हैं। सारे लोग गूगल शीट पे चले आए, और उसी पे अपने जो जो डिस्कशन करना है बता दिया जाएगा। जो एजेंडा है पिछले आज आगे 10 दिन के लिए मैंने डिसाइड कर लिया है। पॉलिटी, आज 2 दिन पॉलिटी चलेगा, 2 दिन IR, इस तरीके से हम हर टॉपिक करेंगे, और ये सेम थीम रिकरिंग होगी। 6 तारीख तक के लिए हमारे पास एजेंडा है। इस महीने में जो पॉलिटी से संबंधित डिस्कशन हुए हैं, न्यूज़पेपर है, एडिटोरियल है, योजना है, डाउन टू अर्थ है, जो जो मैगजीन से आप रेफर करते हैं उनके पॉइंट्स कलेक्ट करिए। आप वहाँ पे को बता दीजिए कि हम ये इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, और मेंबर भी पढ़ लेंगे, उनको जो ऐड करना होगा ऐड कर लेंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने कुछ ऐड किया, इस तरीके से रिफाइनमेंट होगा। आप लोग भी पढ़ के आइए, कुछ ना कुछ ऐड ऑन करिए। कल से और लोगों को जोड़ा जाएगा, दे आर द वर्किंग एज अ वन मेंबर इज आल्सो IAS ऑफिसर, तो कल हम उसको ऐड करेंगे। तो एक अच्छा फ्रूटफुल डिस्कशन होगा। ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आज के लिए थोड़ा 15 मिनट आप लोगों को का टाइम किल हुआ, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं कल से एकदम राइट टाइम पे आऊँगा। ठीक है, तो यही था। आप लोगों को कुछ पूछना हो इसमें या कुछ ऐड करना हो तो 2 मिनट में ऐड कर लीजिए। कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? गर्ल्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है कि गर्ल्स में इशू ये होता है कि दे उनके घर में 10 बजे के बाद में कॉल अलाउ नहीं होता है, कॉलिंग जाता है। तो आप अपने पापा को वीडियो सुना दीजिए 2 बार 4 बार, भाई को सुना दीजिए। यू डू हैव उनके उनका ट्रस्ट होना जरूरी है, बिकॉज 1 साल के बाद आप यू आर गोइंग टू बी ऑफिसर, तो कैसे वैसे होगा कि वहाँ पे तो 2 बजे रात में भी जाना पड़ेगा। आप ट्रस्ट बिल्ड करिए अपने घर वालों को, वीडियो सुनाइए, उनको सुनाइए कि देखिए हम बकवास नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई की बातें कर रहे हैं।
और एक बात, दूसरा नंबर की 9 से 10 के बीच में ही हो पाएगा, बिकॉज वी आर द वर्किंग पीपल, हमारे पास बहुत टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? ओके, बाय। नहीं, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।